सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम। देखें, आसान है, आराम से समझ लीजिए। एक पेंडुलम है, इसको आपने यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ा और वापस यहीं आने में ए से स्टार्ट हुआ, यहां गया और वापस रिपीट होकर यहां आया। इस पूरे समय में कितना समय लगा? 2 सेकंड। इस तरह के पेंडुलम का स्पेशल नाम है सेकंड्स पेंडुलम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक जानकारी है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंफॉर्मेशन है, याद है, याद है। उसी तरह सेकंड पेंडुलम कौन? एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। तो याद करिए, टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड। अब इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आजा बेटा आजा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। टी की जगह 2, 2 पाई रूट एल बाय जी। 2 से 2 कटा, स्क्वायर कर दीजिए, पाई स्क्वायर एल बाय जी। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10, जी भी लगभग 10। तो लंबाई लगभग 1 मीटर। तो 2 छोटे प्रश्न है, वैसे कोई नहीं पूछता ऑल इंडिया लेवल पर। पहले राजस्थान पीएमटी, एमपी पीएमटी जब होते थे तब ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते थे। सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड, लंबाई कितनी? 1 मीटर। तो सामान्य जानकारी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होगी तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत ऐसी बातें जो नहीं याद है, काम की भी, तो ये तो काम की नहीं है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 और लंबाई 1। ठीक है, चलो आगे लिखो। करूं, हटाऊं किसको? एसएचएम के मैंने आपको शॉर्ट नोट का बोला है, आपने बनाए नहीं है अभी तक। हाँ, गलत बात है। पूरा एसएचएम तैयार करो, इतना अपन ने बढ़िया किया है। सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरीके से, और टॉपिक में तोड़ दो। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स अलग, एनर्जी, एनर्जी तैयार, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, बस ये 4 ही तो मोटे उससे हैं। बाकी तो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम और ये तो ठीक है। 4 बड़े हिस्से हैं बस। 4 हिस्से को एकदम ऐसा याद होने चाहिए, कहीं दिक्कत ही नहीं है। करोगे तो हो जाएगा, टॉपिक आपको आसान लगेगा कि यार सब सवाल बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट लगाइए। हम सभी जानते हैं, ले बातचीत बंद कर दो, थोड़ा सीरियसनेस ले आओ। अब मजाक हो गई, गप्पे भी मान ली। पूरे लेक्चर करते रहेंगे तो क्या, फिर टॉपिक की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। बढ़िया याद है, सब कुछ ओके है। पर अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाए, तो ये केवल एक हाइपोथेटिकल बात है, हो नहीं सकता भाई। उसको सस्पेंड कहां करोगे? रेडियस ऑफ अर्थ मतलब 6400 किलोमीटर। कहां जाके माउंट एवरेस्ट या कहीं और किसी यूनिवर्स में जाके उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा? ऑसिलेट। तो केवल ये हाइपोथेटिकल है कि अगर लंबाई रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई 1/L प्लस 1/R। कभी इस पे ऑल इंडिया पे प्रश्न नहीं आया है, बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इतने प्रश्न करे, जेई मेन के करे, एक्सरसाइज 3 में नीट पीवाईक्यू करे, अलग से अपन ने टेलीग्राम पे एक पीवाईक्यू का सेक्शन डाला था, तो कभी प्रश्न नहीं आया। बस ठीक है, किताबों में दे रखा है, आपके पुराने नोट्स में भी है, तो आपको लिखना आना चाहिए कि हाँ यार ये सवाल है। अब अगर वो कह जाए लंबाई इनफाइनाइट हो जाए, सोचो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर लंबाई 10 टू इंफिनिटी, तो सोचिए अब टाइम पीरियड बताइए कितना होगा? सोच के देखिए। ये एक ऐसा सवाल मैंने ईएलपी में डाला है, लास्ट ईएलपी में, द मैक्सिमम टाइम पीरियड। याद करिए, तो लंबाई को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1/1 बाय इन्फानाइट प्लस 1/R।
तो 1/∞ तो 0, r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो टाइम बराबर 2 पाई √r/g, जिसको सॉल्व करने पर आता है 84.6 मिनट, लगभग 90 मिनट बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा। वैसे तो 1 घंटा 25 मिनट होगा, जो अपनी क्लास का समय है 1 घंटा 25 मिनट, वही इसका टाइम पीरियड है। उसी हिसाब से हमने क्लास का टाइम रखा कि अगर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई इन्फिनिटी हो तो उसका जो टाइम पीरियड आया वही टाइम रखा गया है, 1 घंटा 25 मिनट। एक ईएलपी में सवाल है, अगर आपने ईएलपी करी हो तो, ईएलपी नंबर 6 में या अंतिम ईएलपी में है ना? अगला करें, अगला लाइन खींच के खत्म कर दो इसको। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। देखें, लीनियर एसएचएम की सारी बातें छाप रहा हूं, देखो आपको याद हो तो मजा आ जाए। बोलो, पहली कंडीशन f बराबर -kx, x की पावर 1, बोलिए याद है। दूसरी शर्त, f की जगह लिख देते थे ma, फिर m को नीचे भेज देते थे k/m, फिर इसकी तुलना करा देते थे a बराबर -ω²x, जहां से ω² निकल के आता था k/m, जहां से ओमेगा आता था √k/m। कल आपने खूब इसको यूज किया था, √k/m। फिर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वो थी x बराबर a sin ω_t + phi, जहां पर a उसका क्या था, एम्पलीट्यूड, और इसका अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो 2 पाई ओमेगा, तो 2 पाई √m/k। ये आपने खूब एसएचएम में पढ़ा और वही हमने वापस लिख दिया सारी बातें। ये सब आपको एकदम शानदार याद होनी चाहिए, जो जो मैंने हाईलाइट किया है। दिस इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। एक सरल रेखा पर वो क्या कर रहा है, एसएचएम, टू एंड फ्रो। अब इसी का बड़ा भाई हमें करना है एंगुलर। जहां फोर्स आ रहा है वहां टॉर्क आ जाएगा, जहां डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जहां एक्सीलरेशन आ रहा है वहां एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, जहां मास आ रहा है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सीधा सीधा फंडा चलेगा। करिए। अब मैं एक बार कंपैरिजन कर रहा हूं, पहले आप देख लो, फिर बगैर देखे करना है ना। ये साथ में नकल लिखी हुई है, अब इस नकल के बाजू में नकल लिखनी है। पहले आप मेरा अंदाज देख लो, फिर आप खुद करना। एफ फोर्स नहीं, टॉर्क, माइनस के, यहाँ सी, यहाँ फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ टॉर्क कांस्टेंट, एक्स नहीं, थीटा, थीटा की पावर 1। पहले पूरा मेरे से देख लो, फिर खुद करना। ये आ गई पहली शर्त। अब एफ बराबर एम ए होता है, यहाँ टॉ बराबर आई अल्फा होता है, फिर ए, तो यहाँ अल्फा, ये नीचे जाएगा c/आई, इसकी तुलना कराएंगे -ω² थीटा, ए की जगह अल्फा बराबर बराबर माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा, एक्स नहीं थीटा, तो ω² c/आई, तो ओमेगा √c/आई, ये ओमेगा आ गया। यहाँ इक्वेशन एक्स बनती थी, यहाँ मजा आएगा, यहाँ थीटा बनेगी, थीटा नॉट साइन ω_t + phi। आशीष सर ये थीटा नॉट क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। उदाहरण के तौर पे सर कठिन शब्द लग रहे हैं, बता देता हूं। सिंपल पेंडुलम है,
इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है 12 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 12 डिग्री इधर जाएगा, 12 डिग्री इधर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। 12 डिग्री इधर, 12 डिग्री इधर, ये कहलाता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। जैसे यहां क्या होता था, ये मीन पोजीशन है, 5 है, तो 5 इधर, 5 इधर, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसी तरह वहां पे क्या बन गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड। और बताइए टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ये रहा, उल्टा करोगे तो आई बाय सी। यहां से आई करंट नहीं है, ना आई से आइसक्रीम है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब खुद लिखिए, बनकर देखे, कंपेयर करके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कठिन लगे। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, कन्वर्जन है। कोई ऐसा सीधा रिलेशन नहीं है कि अपन उसको जोड़ दें। ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे फोर्स है, वहां क्या है, टॉर्क है। यहाँ मास है, वहां क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टर्मिनोलॉजी है। और सिंपल अगर स्मॉल के लिए बात करना है तो अपने वो बचपन वाला है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, उसमें आ जाएगा जो अपन सिंपल बनने में काम में लेते हैं। किसकी किसकी, एक्स बराबर ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी है। हाँ, तो ये अपन ने क्लास में किया तो था, भूल गया तू, एक्स बराबर ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी अपन ने क्लास में किया था। एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। तो ए तो इसकी क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के आगे कितना, बी, और पीछे कितना, बी। याद कर, ये ओरिजिन है, ये एक्स बराबर ए है, ये मीन है, तो इसके बी आगे और बी पीछे। इसका एक फॉर्मूला भी तो बताया था, x1 प्लस x2 बाय 2 मीन पोजीशन का। कोई भी एंगल ऐड हो जाए कोई दिक्कत नहीं हो, तो फेजर से घुमा दो उसको 30 डिग्री, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री से कोई एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो सिर्फ उसकी क्या बताता है, इनिशियल पोजीशन। अभी हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, मीन पर। अगर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री पर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, a/2 पर होगा। सही। बढ़े क्या आगे, लिख लो, पन्ने पलट लीजिए। देखिए साहब, ये एसएचएम है, 8 लेक्चर का कंटेंट है पूरा। सर 8 का है तो 10 हो गए, आपने गलत गिना। 10वां तो शुरू हुआ है, अभी वे शुरू कर देंगे। 9th वाला तो टेस्ट था, वो हटा दो। हाँ सर, अब सही है। तुरंत ऐसा लगता है 8 और 10 तो अलग हो गए, वापिस समझ एकदम तुरंत। 10वां तो आज वे शुरू करेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। 9th में टेस्ट लिया था, हाँ सर। तो कंटेंट कितने लेक्चर का हुआ, 8। 8 लेक्चर में अपन ने ईमानदारी से 100% पूरा एसएचएम पढ़ लिया, विद डेरिवेशन, हर कुछ। कहीं अपन ने ऐसा सीधा नहीं लिखा कोई फॉर्मूला, चाहे एनर्जी हो, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, पर अपन को सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। तैयार करना है तुझे एसएचएम, कब करेगा, बोल भी नहीं रहा है कैसे। हाँ, चलो लिखो साहब, हैंग डालो, हैंग डालो। वेव मोशन, चलो आज ही काफी सारी बातें आ जाएंगी और बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। पहली बात तो वेव होता क्या है, वेव होता है साहब इंफॉर्मेशन का, डिस्टरबेंस का, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बहुत सरल क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं, मेरी वोकल कॉर्ड साउंड वेव्स पैदा कर रही हैं। आज काफी सारा सुनने का है, बहुत बातें हैं जो आज सिर्फ सुननी सुननी है। तो उससे आपका एक वेव का एक बेसिक ढांचा तैयार होगा, जिसमें हम अगले 9-10 दिन दौड़ेंगे।
तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड वेव पैदा हो रही है। वो साउंड वेव यहाँ जो मेरे माउथ के पास एयर के पार्टिकल हैं उसमें झंझनाहट पैदा कर रही है। वो झंझनाहट आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर। और वही आपके कहाँ आ रही है, कान के पास झंझनाहट पहुंच रही है। ध्यान से सुनिए, वाइब्रेशंस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये वाला एयर पार्टिकल आपके पास नहीं आया, ये एयर पार्टिकल मेरे माउथ के पास ही है। ये तो केवल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी को आगे से आगे क्या कर रहा है, ट्रांसफर। तो कितनी बढ़िया परिभाषा है। डिस्टरबेंस एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर तो हो रहा है बट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मूवमेंट नहीं हो रहा पार्टिकल्स का, परंतु ऊर्जा, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एक स्थान से कहां पहुंच गई, दूसरे स्थान पे पहुंच गई। जैसे ये सब बैठे हैं लाइन से 10 बच्चे, अब मुझे लास्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। मैं कहूंगा भाई इधर आ, कान लेकर आ, कल छुट्टी है। तो अब ये क्या करेगा, पीछे जाएगा, उसके कान में बोलेगा कल छुट्टी है, फिर उसको बोलेगा आगे बैठ जाओ बैठ जाओ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बैठ जाओ, इंफॉर्मेशन आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर। परंतु पार्टिकल उठकर नहीं गया, केवल वो ऑसिलेट हुआ है, कान आगे किया, फिर उसने पीछे वाले के कान आगे किया। इस तरह से पार्टिकल का ऑसिलेशन तो हुआ परंतु पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ। क्या एनर्जी और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल हो गई। तो एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मैटर। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, propagation of disturbance information, सूचना disturbance without actual movement of matter। मैटर का मतलब होता है पार्टिकल। एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। और देखिए वेव क्या है, वेव का मतलब यही है भाई, डिस्टरबेंस। वो रस्सी वाला एग्जांपल सबसे पहले छठी सातवीं आठवीं बताया जाता है। रस्सी लिया आपने, एक हिस्सा दीवार से बांध दिया, एक हिस्सा, अब आप रस्सी को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप देखो आपके हाथ में जो रस्सी का हिस्सा है वो वही है, परंतु जो आप डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं वो डिस्टरबेंस ही तो कहां प्रोपोगेट हो रहा है, आगे 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 प्रोपोगेट हो रहा है। आप भी नहीं जा रहे, रस्सी का कोई कण भी नहीं जा रहा, रस्सी के कण तो अपनी जगह ही क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। हमारे जो सिलेबस में वो कौन सा वेव है, सिंपल हार्मोनिक वेव। मैं सोर्स हूं जो क्या कर रहा हूं, लगातार रस्सी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। यहीं से शब्द आएंगे। अब मैं पहला शब्द ला रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है सोर्स जिस स्पीड से अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, देखिए दिस इज फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मैं ऊर्जा पैदा कर रहा हूं तो मैं कम स्पीड से करूंगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से करूंगा, इसलिए कहा जाता है फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। दूसरी बात सुनना, ये जो डिस्टरबेंस है ये कहां जा रहा है, आगे। जिस स्पीड से डिस्टरबेंस जाता है उसे कहते हैं वेव स्पीड। पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल ऊपर नीचे नाच रहे हैं, इसे बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। दो अलग टर्म है। वेव वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो जो साउंड वेव है ना भैया वो 330 से ही जाएंगी। चाहे मैं बोलूं, सोनू निगम बोले या कोई और बोले, कितना भी सुरीला गाए, परंतु उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। पतली आवाज मोटी आवाज हो सकती है, पर यहां से जब साउंड वेव निकल गई तो आपके कान पे तो वो 330 मीटर पर सेकंड से ही पहुंचेगी, क्योंकि उसकी स्पीड
मीडियम की प्रॉपर्टी है। सोनू निगम की आवाज भी हवा में ट्रेवल कर रही है 330 से, मेरी आवाज भी हवा में ट्रेवल कर रही है 330 से। कहीं धमाका बहुत दूर हुआ पटाखा, आप देखिए आप कुछ समय बाद सुनाई देता है, हुआ तो आप दिख तो रहा है आपको यार स्पार्किंग हुई, कुछ समय बाद क्यों, वहां से जो धमाका हुआ आवाज आई, उस आवाज को आपके कान तक पहुंचने में समय तो लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो साउंड वेव किस में से होके आ रही है, हवा से, और हवा में साउंड वेव की स्पीड 330 होती है। पानी में जाने के बाद बढ़ जाती है, 1400 1500 पहुंच जाती है। सॉलिड में ले जाओगे 5000 6000 पहुंच जाती है, पढ़ेंगे। पर इस बात को देखिए हम किस शब्द को कर रहे हैं, वेव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टरबेंस जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल जिस स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। हर पार्टिकल अपनी जगह एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल, और वो एनर्जी आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? आज काफी सारा सुनने का है जो आपको एक ओवरऑल फील देगा कि वेव में चलता क्या है। तो आया शब्द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी हिंदी में इसको बोलेंगे डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी, and it is a property of medium, and it is the property of medium। मीडियम पर डिपेंड करता है। वो वाक्य समझिए, है मेरी साउंड वेव ही, मेरे गले से ही निकली है, पर वो हवा में जाएगी तो 330, यही साउंड वेव पानी में जाएगी तो 1500, लोहे में जाएगी तो 5000। मतलब मीडियम बदलने पर वेव की स्पीड भी बदल जाती है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, मेरी फटी हुई आवाज हवा में भी फटी हुई सुनाई देगी, पानी में भी फटी हुई सुनाई देगी, लोहे के अंदर भी फटी हुई सुनाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जबकि वेव वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। दूसरा, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। Frequency is a property of source. When wave travel from one medium to another medium, और यही तो बात हम रे ऑप्टिक्स में भी तो बोलते थे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। बताओ क्या ये बातें दिमाग में बैठ रही हैं? फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं उस रस्सी को ऊपर नीचे कर रहा हूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यही तो फ्रीक्वेंसी होती है। हम फोन पे बात करते हैं कस्टमर केयर से, हेलो बोलते ही मन खुश हो जाता है। आपने कभी ना देखा है ना कभी, बस हेलो बोलते ही मन खुश आपको, क्योंकि फीमेल वॉइस है। मेल वॉइस, प्रकृति ने ही मेल वॉइस और फीमेल वॉइस को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है। मेल वॉइस भारी होती है, फीमेल वॉइस पतली होती है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, प्रकृति ने दिया है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। एक इंटेंसिटी होता है, वो होता है चिल्लाना, कितनी तेज आवाज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पिच, लो पिच, हाई पिच। तो मेल वॉइस फीमेल वॉइस अलग अलग अंतर है। तो फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, बट वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। व्हाट इज वेव वेलोसिटी? डिस्टरबेंस जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। क्या ये बात सही है क्या? बताइए, इस स्लाइड में कुछ कुछ ओके हुआ? तो व्हाट इज वेव, कोई हमसे पूछे तो हम उसको 15-20 मिनट बता सकें यार। प्रश्न तो मैं धड़ाधड़ करा दूंगा, प्रश्न आपका अटकने नहीं दूंगा, वो मेरी गारंटी है। पर एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए कि वेव क्या है, आपको पता चले। जैसे मैंने यहां मारा, तो आप यहां रखेंगे तो आपको झंझनाहट फील हो रही है,
यार मारा तो यहाँ है, ये वाला कोई पार्टिकल उठकर आपके हाथ पे भी नहीं आया, तो क्या हुआ भाई? डिस्टरबेंस जो यहां पैदा हुआ वही डिस्टरबेंस तो ट्रेवल कर रहा है और वो झंझनाट आपके पास भी आई है। इस बात को समझिए। भूकंप अर्थक्वेक होता है भाई, तो एपिसेंटर जहां पर वो भूकंप पैदा हुआ जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वहां से ही तो वेव्स पैदा हो रही हैं। वो वेव्स ही तो पूरे अर्थ में इधर से उधर डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। वेव प्रोपोगेशन, अफवाह, अफवाह भी तो वेव ही है। यार तुझे पता है, तुझे पता है गुप्ता जी फ्लूइड पढ़ाने वाले हैं? हैं? अफवाह है, अफवाह है, ध्यान रखना, तुझे पता है। अरे नहीं नहीं, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, अरे हाँ, तो ये क्या आगे से आगे, आगे से आगे बात फैल रही है, तो ये अफवाह है। तो अफवाह पे अपन को ध्यान देना नहीं चाहिए अपन को। अरे नहीं, गुप्ता जी ने कभी फ्लूइड पढ़ाया नहीं है, तो अरे नहीं नहीं, वीडियो है, उनके लेक्चर हैं, तो फिर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी चलता रहता है, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, चलो सिक्का उछालते हैं, है ना? तो ये क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का आगे से आगे जाना, दिस इज कॉल्ड वेव मोशन। क्या ये बात क्लियर है? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। फिर डिस्टरबेंस जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं वेव वेलोसिटी। पार्टिकल तो अपनी ही जगह ऊपर नीचे या आगे पीछे होते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। और वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, हवा में अलग, पानी में अलग, लोहे में अलग। जबकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, एक बार जो हवा आवाज मेरे गले से निकल गई, इसको आप हवा में ले जाओ, पानी में ले जाओ, सॉलिड में ले जाओ, फ्रीक्वेंसी कभी बदलेगी नहीं। बोलो इज इट ओके? चलो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब हम वेव को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला मेरा फैक्टर है क्लासिफिकेशन का, ऑन द नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की आवश्यकता के आधार पर, मीडियम की आवश्यकता के आधार पर। जैसे आप इतने बच्चे बैठे हैं, मैं इन्हीं बच्चों को कितने ही तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट वाले अलग हो जाओ, साउथ वाले अलग हो जाओ, वेस्ट वाले अलग हो जाओ, ये पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा, मेल फीमेल क्लासिफिकेशन। तीसरा, 5.5 फुट से ऊपर वाले अलग हो जाओ, 5.5 फुट से नीचे अलग हो जाओ। तो उन्हीं बच्चों का अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्या एक ही बच्चा अलग अलग ग्रुप, एक ही ग्रुप अलग अलग ग्रुप में आ सकता है क्या? हाँ यार, मैं नॉर्थ का भी हूँ, 5 फुट 5 इंच से ज्यादा भी हूँ, मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो एक ही बच्चा अलग अलग ग्रुप में भी तो जा सकता है। तो हम उसी वेव को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई। कि भैया चलो फर्स्ट अटेम्प्ट जो 12th में पहली बार आए हैं उसका क्लासिफिकेशन। चलो ये थोड़ा सा भावनात्मक हो गया, ये 12वीं में एग्जाम्पल देना था, गलत दे दिया ड्रॉपर बैच में। चलो, मीडियम की आवश्यकता। हाँ, कई तो सुनते भी नहीं है सर, मैंने गिनना बंद कर दिया। मीडियम की आवश्यकता तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर्ड। और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, गामा रेज, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम नहीं चाहिए। सन से हमें रोज ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पर उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो वैक्यूम है, फिर भी सन की ऊर्जा तो हमारे पास पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, नॉन मैकेनिकल वेव्स। हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में,
पूरे जो अगले 10 दिन पढ़ेंगे बच्चों को कौन सी पढ़ेंगे? मैकेनिकल वेव, जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। जैसे साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। सोचो ना, मैंने जो आपको बात बोली यहाँ वोकल कॉर्ड से बोली है, ये एयर के पार्टिकल ही तो झंझनाट हो रहे हैं, यही तो ऊर्जा को आगे से आगे आगे से आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? मीडियम की आवश्यकता है। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, इनको भी किसकी आवश्यकता है? मीडियम की आवश्यकता है। पानी में आप एक पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा वो रिपल्स बनती हैं, जो वेव्स बनती हैं वो भी तो क्या है? वेव्स ही तो हैं। उसमें कोई पानी का कण थोड़ी ना आगे जा रहा है, केवल एनर्जी आगे से आगे जा रही है। कभी कोई वीडियो देखिएगा, वो करके दिखाते हैं, वहां एक पत्ती रख दी तो पत्ती आगे नहीं जा रही है, पत्ती तो अपनी जगह ऊपर नीचे वाइब्रेशन से कर रही है। सिर्फ एनर्जी, वेव का क्या हो रहा है? प्रोपोगेशन हो रहा है। कभी कभार बच्चे ये भी कहते हैं, सर ना हमें वेव दिखाई नहीं देती सर, फील नहीं आती। वेव क्या है सर? वेव फील क्यों नहीं आती उसका भी कारण है। आपको वही वेव फील आएगी जहां आपको मीडियम दिखेगा। बढ़िया बात सुन के जाइएगा, आनंद आ जाएगा। जहां आपको मीडियम, चलो सर बात करते हैं। साउंड वेव आपको जीवन भर फील नहीं आ सकती। पूछो क्यों? क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए हवा चाहिए, मीडियम चाहिए, एयर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते। आपको रस्सी वाली वेव मस्त दिखाई देती है, कारण क्या है? रस्सी के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऊपर नीचे वेव दिखाई दे रही है। पानी वाली वेव आप देख लीजिए, पानी, पत्थर मारिए, पानी के ऊपर जो सरफेस पे जो रिपल्स पैदा हो रही हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है कि हाँ यार ये तो आगे 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 जा रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपको मीडियम जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सीधा है, जहां आपको मीडियम के कण दिख सकते हैं वो वेव आप देख पाते हो और आप खुश हो सकते हो कि हाँ मुझे फील आ रही है। साउंड वेव आपको दिखेगी नहीं भाई कभी भी। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि साउंड वेव चल रही है एयर में, और एयर के पार्टिकल विजिबल ही कहाँ है भाई? अरे हेलो, चलिए। तो ऑन द नेसेसरी मीडियम में समझ में आ गया, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अगले 10 दिन अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल। और मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? मीडियम की आवश्यकता है। देख लो, लाइन खींच के खत्म करो। पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये भी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, 10वीं से पढ़ रहे हैं। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के आधार पर वेव्स को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स नाम से स्पष्ट है, बायो के बच्चे हो, ट्रांसवर्स का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तने को ट्रांसवर्स काटो, ये तना स्टेम, ट्रांसवर्स चाकू लगाओ, कैसा लगाओगे? टक, उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर। और अलोंग ऐसे काटोगे, लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर नाचे, ऐसे ऐसे रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, और वेव कहां जा रही है? आगे। तो वाइब्रेशन 90 डिग्री पे हो रहा है, इसलिए कहा जाता है रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंगे किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। क्योंकि उसमें रस्सी का हर कण डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर वाइब्रेट हो रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है? इफ मीडियम पार्टिकल्स, if medium particles vibrate perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, अगर अगर वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल जो हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका
वाइब्रेशन प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर है, इस तरह की वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेव ऑन स्ट्रिंग। एक खतरनाक प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स वेव तभी पैदा हो सकती हैं जब मीडियम के पास शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता हो। अब ये क्या आ गया साहब, शेयरिंग, टेंजेंशियल बल झेलने की क्षमता होनी चाहिए। उसी में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसको अपन समझ लेते हैं साहब। अरे भैया गरम चाय भिजवाओ। हाँ ठंडी रख के जाते हैं चाय। चलो तो अब एक बढ़िया पॉइंट है, 5:55 हो रहे हैं, एक बढ़िया पॉइंट का स्वागत करिएगा, गुरुवार का दिन है। ट्रांसवर्स वेव उसी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है जिसके पास टेंजेंशियल फोर्स देने की ताकत हो। सर इसका क्या मतलब है, जरा सुनिएगा। आप रस्सी है, रस्सी के कण है, सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, तो जब आप इस कण को, आपने जो हाथ में था उसको आपने ऊपर उठा दिया, इसको तो आपने ऊपर उठा लिया, भाई पास वाले को भी तो ऊपर उठना है, वो कैसे उठेगा? वो कण अपने पास वाले कण पर टेंजेंशियल फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर, तभी तो वो कण ऊपर जाएगा। दूसरा, तीसरे कण पर टेंजेंशियल बल कहां लगाएगा? ऊपर। आप इमेजिन करिए ना, रस्सी, आप आपका वाले पास जो रस्सी का हिस्सा है, आप तो उसको ऊपर नीचे कर रहे हो बढ़िया, पर यार ये वाला जो कण है ये ऊपर नीचे कैसे होगा? कोई तो पास वाला कण होगा जो उसको शेयरिंग बल देगा। अपन इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, याद है? ये सॉलिड है, कितना अच्छे तरीके से अपन वो एग्जांपल पढ़ते हैं। एक मोटी किताब लो, मोटी किताब लो और जिसकी बाइंडिंग थोड़ी सी ढीली हो, मोटी किताब, और सिर्फ उसके ऊपर पर टेंजेंशियल बल लगा दो तो किताब ऐसी हो जाएगी। देखो आप, देखिए, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 तरह के पढ़ाते थे, याद करो, एक यंग मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग वाला। शेयरिंग में क्या होता था, वो सॉलिड्स ऐसा टेढ़ा हो जाता है। देखो टेढ़े कौन हो सकते हैं? क्या गैस टेढ़ी हो सकती है क्या? गैस टेढ़ी नहीं हो सकती। मतलब गैसेस के अंदर शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता, ये देख, ये रहा शेयरिंग। शेयरिंग का तो होता है टेंजेंशियल बल। टेंजेंट, अपनी कॉपी पर टेंजेंशियल बल लगा, थोड़ी मोटी कॉपी ले, टेंजेंशियल ले, तो देखना ऊपर वाला हिस्सा कहां चला जाएगा? आगे, ऐसे आगे चला गया, टेंजेंशियल बल। नहीं तो आप समझो, वो पार्टिकल को ऊपर नीचे कौन ले जाएगा यार? इमेजिन करिए, आप बोल रहे हो रस्सी, ठीक है सर, रस्सी का एक सिरा हाथ में, ठीक है सर, दूसरा हिस्सा दीवार पे, ओके, आपने ऐसे रस्सी के पार्टिकल को ऊपर नीचे झंझनाया, ये वाला पार्टिकल, उसका अगला ही, राम के पास जो मोहन खड़ा है, वो मोहन ऊपर नीचे कैसे होगा? राम उस मोहन पर टेंजेंशियल बल कहां लगाएगा? ऊपर, तभी तो वो पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मीडियम के पास शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में ही ट्रेवल होती हैं और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पर सरफेस टेंशन होता है और सरफेस टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी शेयरिंग स्ट्रेस। पानी के अंदर नहीं हो सकते। क्या लिक्विड को ऐसे बल लगा के टेढ़ा किया जा सकता है क्या? इसलिए कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव मेनली कहां ट्रेवल होती हैं? सॉलिड्स में और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों आशीष सर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कौन सा बल होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? पानी की ऊपरी सतह एक मकड़ी के जाले की तरह व्यवहार करती है, या कोई वो, अपन वो देखते हैं टेम्पोलिन, देखा आपने, वो कूदने वाला, भाई साहब कैसा होता है आप देखो, एकदम ऐसा खिंचा हुआ स्ट्रेच नहीं होता है,
एकदम देखा वो आपने कूदने वाला, अपन कूदते हैं उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, एकदम स्ट्रेच होता है। तो आप देखें कभी, या कभी जाले को देखें, स्पाइडर जो जाला बनाता है ना, मकड़ी का जाला, उसको आप देखना ऐसे अगर बना हुआ है पूरा, ऐसे आप हल्का सा दबाओगे ना तो ऐसे आध बार ऐसे ऐसे होगा। उसके अंदर क्या होता है, जाला होता है वो, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करता है, जैसे टेम्पोलिन आपने देखा हो, तो पूरी सरफेस ऐसे लगती है एकदम खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह, क्या कर रही है, काम कर रही है, खिंची हुई मेम्ब्रेन। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन। तो याद करिए ट्रांसवर्स वेव कहां कहां ट्रेवल हो सकती है बताइए। पहला, सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ध्यान दीजिए ट्रांसवर्स वेव की दो परिभाषा है। पहली, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और दूसरी, उसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल की जा सकती है जिस मीडियम में शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता सिर्फ किसके पास होती है, सॉलिड्स के पास, सॉलिड्स के पास। गैसेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं करती, लिख लीजिए, गैसेस में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं करती। हम यहाँ केवल मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। यार अपने ये बोल रहे हैं सारा, इसके पास भी तो होगा। इसमें तो सारे लेक्चर हैं सिस्टमैटिक। है क्या, देखिए सिर्फ पढ़ लीजिए, वैसे अपन ने लिख लिया, मेहनत कर ही ली, बाद में याद आया कि इसके पास भी होगा। व्हाट इज वेव मोशन, देखिए, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ, रिवीजन भी हो रहा है, बढ़िया, लेट याद आया, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर होना जिसके साथ एनर्जी भी जा रही है और मोमेंटम भी जा रही है, विदाउट विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया परिभाषा लिखी है भाई ने, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। क्या वेव की परिभाषा क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, पहला बताइए, ऑन द नेसेसिटी ऑफ मीडियम। अपने नकल मारा है देखो आप, इसे प्योर नकल कहते हैं, अपन ने भी लिया था, नेसेसिटी ऑफ मीडियम, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं। दो तरह के, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल। और जो मीडियम चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का उदाहरण, वेव इन अ स्ट्रिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हम जानते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेसेसिटी मीडियम में कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, फर्जी है। दूसरा, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये भी अच्छा है, लिख पढ़ लेते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अपन ने सब लिख रखा है, बाद में याद आया, कोई बात नहीं, लिख लिया लिख लिया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है बताइए, आगे। पार्टिकल का वाइब्रेशन कहाँ है, परपेंडिकुलर। अगर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं तो इस तरह के वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट लिखा है, मैकेनिकल ट्रांसफर प्रोड्यूस इन सच टाइप ऑफ मीडियम विच हैव शेयरिंग प्रॉपर्टी। बोले तो टेंजेंशियल फोर्स देने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए कभी कभार इनको शेयर वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेयर वेव। ये लिख लीजिए अगला पॉइंट उसी में, ट्रांसफर्स के खाते में। शेयरिंग का एस ले लिया तो एस वेव, शेयरिंग का एस ले लिया तो एस वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को कभी कभार सवाल में किसी न्यूमेरिकल में शेयर वेव भी कहे तो अपन को परेशान नहीं होना है। एस का मतलब है शेयरिंग प्रॉपर्टी। यार ये शेयरिंग प्रॉपर्टी चाहिए क्यों, अभी आपको बताया कि यार रस्सी पहले सीधी थी, अब रस्सी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे के वहां के कण हो रहे हैं, तो आपको एक टेंजेंशियल बल चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो उसके शेप को बदल सके। देखो बढ़िया लिखा है, शेयरिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट चेंजेस इट्स शेप। कॉपी का एग्जांपल दिया, मोटी किताब, 1000 पन्ने की किताब जिसकी बाइंडिंग थोड़ी सी ढीली हो, टेंजेंशियल बल लगाओ, किताब ऐसी हल्की सी ऐसे हो जाएगी। तो क्या शेप चेंज हो गया, वही रहा, शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, इसे बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस।
क्या बात क्लियर है? अगला देखिए, अगला भी पॉइंट अपन से ले लिया, देखो आप, कोई बात नहीं। मैकेनिकल वेव्स आर जनरेटेड ओनली इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड पर ही मैकेनिकल ट्रांसफर जो चल सकती हैं, लिक्विड के अंदर और गैसेस में ये कभी मूव नहीं करती हैं। बोलो क्या सारी बातें क्लियर हैं क्या? और इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ करती है, ये तो अपन 10वीं से पढ़ रहे हैं। ऐसा इसका शेप है, क्रस्ट एंड टर्फ, ये भी बना लीजिए। ये नहीं बनाया तो फिर वेव का फील ही नहीं आएगा। ऐसा बना लीजिए एक सुंदर सा, कि सर डायग्राम तो बनाना आता है, सवाल तो सर पहले भी नहीं होते थे। तो क्रस्ट एंड ट्रफ। अब बताइए क्या ट्रांसफर से ओके है? किसी बालक को 10 मिनट ट्रांसफर से समझा सकते हो? इतनी बातें ट्रांसफर से कि अपन को आनी चाहिए, एक एक बात। थ्योरेटिकल सवाल सारे अपने इससे सॉल्व हो जाएंगे। कहां कहां हो सकती है बताओ? सॉलिड में और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब आइए लॉन्गिट्यूडल, अब खुद ही करिए, अगली स्लाइड अपन चेंज नहीं कर रहे। लॉन्गिट्यूडल में क्या होगा बताइए? जो वाइब्रेशन अभी परपेंडिकुलर हो रहा था, वो वाइब्रेशन अलोंग होगा। अलोंग, अलोंग, जिस दिशा में वेव जा रही है, वाइब्रेशन भी उसी दिशा में हो रहा है। वाइब्रेशन भी उसी दिशा में हो रहा है। जैसे 10 बच्चे बैठे हुए थे, अब बताना ये कौन है, ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडल? इसके मैंने कान में बोला कल छुट्टी है, इसने पीछे वाले को बोला पासा वो कान लेकर आए, कल छुट्टी है। तो क्या हो रहा है? अपनी जगह ही अपन बैठे हुए हैं, बस ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं, कान को आगे लेके आ रहे हैं, फिर पीछे जाके उसके बोल रहे हैं। बताइए जो अपना ऑसिलेशन हो रहा है वो डिस्टरबेंस के अलोंग हो रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है? अलोंग हो रहा है। अगर वाइब्रेशन डिस्टरबेंस के प्रोपोगेशन के अलोंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग ले लो, और स्प्रिंग का एक किनारा दीवार पे, दूसरा अपने हाथ पे लो, और स्प्रिंग को ऐसे ऐसे दबाओ, यही एक ही किनारे से, एक ही किनारे से। तो बताओ वो डिस्टरबेंस आगे जाएगा या नहीं जाएगा? डिस्टरबेंस आगे जाएगा। जरा सोचो स्प्रिंग का किसी हिस्से में क्या होगा? कहीं स्प्रिंग ऐसे दब रही होगी, कहीं फैल रही होगी, कहीं दब रही होगी, कहीं फैल रही होगी। तो कंप्रेशन होगा और रेयर फ्रैक्शन। इमेजिन करके देखिए, स्प्रिंग ली, स्प्रिंग का एक किनारा दीवार से, दूसरा किनारा आपके पास है, आपने इसको दबाया, यहीं से आप दबा रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो, फिर दबा रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो। तो क्या हो रहा है? वो डिस्टरबेंस आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। यहाँ जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, वहां क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। रेयर फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां कहां जा सकती हैं? बहुत अच्छी बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सब जगह जा सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। जहां भी प्रेशर में चेंज संभव है, वहां सब में जा सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में। इसलिए कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस। मैंने उदाहरण यहीं से शुरू किया था। साउंड वेव हवा में ले जाओगे तो 330, पानी में ले जाओगे तो 1500, लोहे में 5000। साउंड वेव है कौन? लॉन्गिट्यूडनल। उदाहरण यहीं से तो शुरू किया था, इसलिए इसका मतलब क्या बात पे ठप्पा लग गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। इनको कहा जाता है पी वेव, प्रेशर वेव। प्रेशर का क्या होता है? वेरिएशन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। क्या सारी बातें क्लियर हुई? आइए देखते हैं इसके पास क्या मसाला है। लिखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को, वो जो साइड वाला कॉलम था उसको खोल लीजिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इन दिस वेव, इन दिस वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, direction of vibration of particle is along the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave। बोलिए क्या बात क्लियर है? एक फोटो बना लीजिए, प्रोपोगेशन आगे हो रहा है, पार्टिकल आगे पीछे नाच रहे हैं। जहां पर हाई डेंसिटी हो जाती है उसे बोलते हैं कंप्रेशन,
जहां पर डेंसिटी पार्टिकल की कम हो जाती है उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। वहां क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, यहाँ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनता है। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर जोन, कंप्रेशन मतलब जहां पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पार्टिकल दूर दूर हैं उसे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। ये देखिए स्प्रिंग वाला एग्जांपल, यहाँ स्प्रिंग दबी हुई है, यहाँ स्प्रिंग फैली हुई है। ये कौन से जोन है? पर्पल पर्पल पर्पल, ये कंप्रेशन के जोन है। ये कौन से जोन है? हरे वाले, रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से एनर्जी आगे से आगे, आगे से आगे क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। वेव की यही परिभाषा है, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। स्प्रिंग का कोई भी हिस्सा आगे नहीं जा रहा, स्प्रिंग का हर हिस्सा अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहा है, परंतु वो ऊर्जा को और मोमेंटम को आगे से आगे क्या कर रहा है? ट्रांसफर। बोलिए, क्या ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल क्लियर हुआ? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, लिखिए इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब ये सर प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? ये भी दो तरह की वेव होती हैं, एक कहते हैं स्टेशनरी वेव और एक कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जैसे साउंड वेव, भाई साहब आपने बोल दिया, अब ये आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जाती जा रही है, अनंत दूरी तक जाती रहेगी। पर सर अनंत दूरी तक नहीं जाती, वो तो अलग बात है, क्योंकि मीडियम के अंदर क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अगर मीडियम लॉसी नहीं हो, 100% आइडियल मीडियम हो, तो ये वाइब्रेशन आगे से आगे, आगे से आगे 330 मीटर पर सेकंड से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। जैसे रस्सी, अनंत लंबाई की रस्सी ले लो, महसूस करो, आपने तो इतनी रस्सी सोची, अनंत लंबाई की ले लो और महसूस करो, एक हिस्सा अनंत लंबाई का बंधा हुआ है, दूसरा हिस्सा आपके पास है। आपने एक जर्क दे दिया यहां पर, बताओ क्या होगा? क्या वो वेव आगे जाएगी? जाती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इस तरह की वेव को क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव वेव। तो अपने परेशान नहीं होना, बार बार प्रोग्रेसिव 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 आएगी तो डरना नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब है जिसमें एनर्जी आगे से आगे, आगे से आगे इनफाइनाइट दूरी तक ट्रांसफर हो सकती है। बाद में हम पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद जब बड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। उसमें क्या होता है? एनर्जी टकरा टकरा के दोनों बाउंड्री से आ जाती है। जैसे गिटार, गिटार में तार दोनों तरफ से बंधा हुआ है, आप ऐसे झंझनाते हैं तो क्या होता है? वेव पैदा हो रही हैं, वो वहां से टकरा टकरा के वापस आ रही हैं, फिर वो आपस में क्या हो रही हैं? सुपर पोजिशन हो रही हैं, सुपर पोजिशन होकर एक नया पैटर्न बनाएंगी, अपने सिलेबस में है। ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप अपने सिलेबस में। ये सब कौन सी वेव है? क्योंकि इसमें एनर्जी कन्फाइंड है, गिटार के दोनों हिस्से पे एकदम स्क्रू लगा हुआ है भाई, ऊर्जा उन दोनों लिमिटेड रीजन में ही इधर से उधर, इधर से उधर नाचेगी, वो अनंत दूरी तक ट्रांसफर। उस तरह की वेव को क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में अपन को परेशान नहीं होना, क्योंकि बार बार आएंगे, हर सवाल में तो लिखा रहेगा द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो तुझे पता तो चले कि अच्छा प्रोग्रेसिव वेव मतलब हाँ यही अपने सिलेबस में। आगे जाके 5 दिन बाद ये क्या बन जाएगी? स्टेशनरी वेव। बोलो हाँ है क्या? चलो अब इसकी इक्वेशन अपन को सबको पता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और भाइयों इसके बारे में बहुत बातें समझनी सुननी जरूरी है, इक्वेशन याद करना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड है, काफी सवाल तेरे इसी से सॉल्व हो जाते हैं। पर फिर भी इस पे आधा घंटे अपन बात करेंगे, ये कहाँ से आ गई, कैसे आई, क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ी, बहुत जरूरी है। अभी एक एक टर्म को पहले खोल लो। ओमेगा कौन? ओमेगा कौन? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, वही वाला 2 पाई बाय टी। इस इक्वेशन से 7-8 सवाल सॉल्व हो जाते हैं नीट के,
केवल कंपैरिजन वाले ही सवाल आ जाते हैं। ओमेगा 2 पाई एफ 2 पाई/t। के कौन है साहब? के के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो भाई तूने पिछले साल ही पढ़ा था, नया बढ़िया नाम पढ़ के जा। एंगुलर वेव नंबर। दूसरा नंबर है वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। टू पाई लैम्डा तो जो याद ही है। नई परिभाषा बताता हूं के की। ये है फेज डिफरेंस पर यूनिट मीटर। यूनिट लेंथ में कितना फेज डिफरेंस पैदा हुआ। ये सारे उर्दू के शब्द आगे आने वाली क्लासेस में आएंगे, इनफैक्ट आज ही आ जाएंगे। पर बढ़िया सीख के जाइए कि के वास्तव में होता क्या है। यूनिट लंबाई में, यूनिट दूरी के किन्हीं दो कणों के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है उसे ही कहा जाता है कि वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और जो फॉर्मूला आपको काफी सालों से याद है, के बराबर 2 पाई/लैम्डा। बिल्कुल सही याद है, के बराबर 2 पाई/लैम्डा। फाई नॉट क्या कहलाता है? ये तो वही है इनिशियल फेज, जो हमने एसएचएम में सीखा था, वही इनिशियल फेज। ई बराबर 0 पर उसकी इनिशियल लोकेशन कहाँ है, वो कहलाता है इनिशियल फेज। ये एक्स क्या कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है वेव एक्स दिशा में जा रही है। थोड़े बड़े हो जाओगे तो शायद ये भी पता होगा ये एक्स नहीं प्लस एक्स दिशा में जाएगी। अगर ये साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स में जाती है, साइन सेम है तो माइनस एक्स में जाती है। इन सब क्यों के कारण बताऊंगा आपको। याद है वो बहुत अच्छी बात है, कारण बताएंगे सारे बातों के। वाई क्या है? वाई ये भी मस्त है। वाई क्या है? वाई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस इक्वेशन देखकर आप ये भी बता सकते हो, गुप्ता जी ये ट्रांसवर्स वेव लिखी है आपने। क्यों लिखी है? वेव तो जा रही है एक्स में और पार्टिकल का डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसवर्स है। कल को जब मैं साउंड वेव लिखूंगा ना तो यहां भी एक्स लिखूंगा और यहां भी एक्स आएगा, या कुछ का कुछ सिंबल बदल देंगे पर वो उसी दिशा में आएगा। इसका मतलब है वेव इज एक्स में जा रही है, पार्टिकल भी एक्स दिशा में ही वाइब्रेट हो रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वाई का मतलब है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वाई दिशा में, या वाइब्रेशन ऑसिलेशन जो भी बोले। तो इक्वेशन बहुत कुछ कहती है, बस आपको उससे बात करनी आनी चाहिए क्या क्या है। वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, होता है v बराबर एफ लैम्डा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। v बराबर एफ लैम्डा। v कौन है? v वेव वेलोसिटी। पूरा बोलो, वेलोसिटी तो दो होती है, तुमने बताया ना। एक तो डिस्टरबेंस कितने स्पीड से जा रहा है, वो तो 330 से ही जाएगा। मैं बोलूं, सोनू निगम बोले, कोई तेज आवाज बोले, धीरे में बोले, मेल बोले, फीमेल बोले, वेव स्पीड तो वही रहेगी। परंतु पार्टिकल कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं वो पार्टिकल वेलोसिटी होती है। तो v है वेव वेलोसिटी, f कौन है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा कौन है? वेवलेंथ। बना लो अच्छे से। आगे बढ़े। थक तो नहीं गए? पढ़ लेना। चलो कर दू, नेक्स्ट कर दू, जल्दी आओ।
चलो इसने टेबल बना रखी है, पढ़ लो। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल में अंतर है, पढ़ लो एक बार, फिर पूछते हैं कितने बता सकते हो। पढ़ो, 5 मिनट लो, इसने बना रखी है टेबल, मेहनत कर रखी है भाई। 3 सवाल सॉल्व हो जाएंगे इससे आपके नीट के, पुराने पेपर्स के। ट्रांसफर्स पढ़ लो पहले तसल्ली से, थ्योरेटिकल सवाल यहीं से निकलेंगे, फंसोगे नहीं तो उन सवालों में। कोई नया पॉइंट लगे तो कॉपी में लिख लेना, और सारे याद हो तो चलने देना। पढ़ लो एक बार चारों पॉइंट। एक नई बात है पोलराइज वाली, यार ये तो आपने वेव ऑप्टिक्स में बता ही दिया था, याद करो। लाइट को पोलराइज किया जा सकता है क्योंकि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव्स कैन नॉट बी, क्योंकि वो 90 डिग्री वाला वाइब्रेशन है ही नहीं, तो भैया पोलराइज क्या करोगे। इसलिए ध्यान देना, ये वाला लिख लो, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। वैसे मैंने वेव ऑप्टिक्स में भी लिखवाया होगा, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। क्यों नहीं हो सकती पोलराइज? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है क्योंकि जो उसमें वाइब्रेशंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। सारे पॉइंट पढ़ो। ट्रांसवर्स का चौथा पढ़ो, डू नॉट एग्जिस्ट इन गैसेस। क्यों नहीं कर गैस में करती? एज दे डू नॉट पजेस शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या ये बात क्लियर है? कहां कहां रहेंगी बताइए? सॉलिड में और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जबकि लॉन्गिट्यूडनल देखिए, कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बात लिख लो, अपन ने लिखी नहीं थी, सुन तो ली थी 3-4 बार, लिख लो, इस बात को लिख लो। लॉन्गिट्यूडनल के खाते में लिखना, राइट वाले खाते में, कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपन ने बोल तो दिया था ना, साउंड वेव्स हवा में भी, पानी में भी और लोहे में भी। एक बार लिख लेना। हाँ, कुछ पूछना है? पैरेलल मतलब जब वेव इधर जा रही तो इधर जा रहे होंगे, और फिर वापस पीछे भी तो आ रहे होंगे। तो नहीं, तो वेव तो लगातार आगे ही जा रही है, और पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब पीछे जा रहे होंगे तो क्या बोलोगे? एंटी पैरेलल। और आगे जा रहे होंगे तो पैरेलल। सही बात है। भाई खूब मटेरियल है इसके पास, पढ़ लेते हैं ये भी। बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपोगेशन, हाँ सर ये भी आपने समझाई तो दिया था। 2 तरह की होती है, एक प्रोग्रेसिव और एक स्टेशनरी। अपनी सुन सुन के स्लाइड बना रहे हैं भाई, फटाफट फटाफट। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव, जहां वेव लगातार आगे से आगे ट्रेवल करती रहती है, अनंत लंबाई की रस्सी। साउंड वेव का प्रोपोगेशन आगे से आगे जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। लिखिए, द वेव इन विच एनर्जी प्रोपोगेट इन अ मीडियम और स्पेस विदाउट विथ कांस्टेंट स्पीड। हाँ वो तो एक ही स्पीड रहती है 330, हवा में तो 330 ही रहेगी। और इसमें देखिए, एनर्जी डज नॉट प्रोपोगेट, और एनर्जी क्या हो जाती है? कन्फाइंड, कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। अपने सिलेबस में है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? लिखने की आवश्यकता नहीं है, देख लो कोई पॉइंट काम का हो तो। नाम लिख लो, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। तो अब आप देखो अपन ने कितना क्लासिफिकेशन कर लिए। मैंने आपको कहा ना भाई, हाइट के हिसाब से कर लेंगे, फिर अपन कर लेंगे मेल फीमेल से कर लेंगे, फिर कर लेंगे अपन चलो भाई नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट वेस्ट के कर लेंगे, फिर अपन कर लेंगे हाँ भाई जिनके बाल कम है ना, जिनके बाल उड़े हुए हैं वो एक तरफ आ जाओ, है ना, जिनके बाल पूरे हैं वो दूसरी तरफ आ जाओ, है ना। तो क्लासिफिकेशन कितने तरीके से संभव है भाई, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं भैया, उसके हिसाब से आ जाओ भाई, है ना। डिस्काउंट कितना मिला भैया, 50%, 40%, 70%। तो अपन अपन 150 बच्चों को ही कितनी वैरायटी से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हो उदाहरण में क्यों दे रहा हूं? है वो एक ही वेव ही है, पर आपने उसको मीडियम से भी कर लिया, फिर आपने उसको ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल से भी कर लिया, फिर आपने उसको प्रोग्रेसिव से भी कर लिया, अलग अलग तरीके से। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1D 2D 3D, ये भी हो सकता है।
कि वेव अगर एक ही दिशा में जा रही है 1 डायमेंशन है, प्लेन पे जा रही है 2 डायमेंशन है, और तीनों दिशाओं में एक साथ जा रही है 3 डायमेंशन है। तो बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोपोगेशन ये भी आप कर सकते हो 1D 2D और 3D। वेव फ्रंट के आधार पर कर सकते हो, प्लेन वेव फ्रंट है या स्फेरिकल वेव फ्रंट है या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सोर्स होता है तो याद करो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, लाइन सोर्स होता है तो सिलेंड्रिकल होता है, और बहुत दूर से आ रही है प्लेन वेव फ्रंट, याद करिए। तो ये सब किताबों में आगे के 5-6 पेज ये भरे हुए हैं, तो अपन को समझ में आने चाहिए कि अपन पढ़े हैं तो अपने एकदम सारी बातें क्लियर हो जाए। अब जैसे कभी कभार ऐसा ही सवाल आ गया था बहुत पहले कि भैया एक रॉड है, ये रॉड है, अब आपने हथौड़ा मारा, अब हथौड़ा मारने का स्टाइल देखना, आपने हथौड़ा मारा इस पर ऐसे, ये देखो ऐसे हथौड़ा मारा, फिर एक बार हथौड़ा मारा आपने ऐसे, एक बार हथौड़ा मारा साहब किसी एंगल पे, अब बताओ कैसे कैसे वेव्स आएंगी। मजे की बातें सारी आ जाएंगी, क्योंकि सॉलिड में तो ट्रांसवर्स भी आ सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी आ सकती हैं। अब आप देखना, अगर आप ऐसे वाइब्रेशन दोगे, रॉड है ऐसे हथौड़ा मार रहे हो दे दनादन इस तरह से, तो आपको पता हो ये वाला जो है उसकी हालत कैसी हो रही है, वो यूं 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 हो रहा है इस तरह से, क्योंकि उसको धक्का यहां से मिल रहा है, झटके दिए जा रहे हैं उसको, इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। कौन सी वेव आएंगी बताइए, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें आप हथौड़ा भाई साहब बिल्कुल 90 डिग्री पे मार रहे हो, तो इसको मजबूरी है कि भैया उसको हथौड़े की जरूरत से कहां जाना पड़ेगा, उस कण को नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा वेव तो इसी दिशा में जाएगी ना भाई, झटका तो इसी दिशा में जाएगा। सोचो, यहां यहां तुम कान लगा के खड़े हो या हाथ लगा के बैठे हो, हथौड़ा कैसा भी मारे तुम्हें यहाँ झंझनाहट तो फील हो रही है ना। तो वेव तो हथौड़े में ही चल रही है, पर प्रपोगे टाइप ऑफ वेव तो अलग अलग है ना भाई। उसमें कैसी वेव है बताओ, इसमें इसमें कैसी है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे जा रही है, पर पार्टिकल को झंझनाहट ऐसे हो रही है। इसमें वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल की झंझनाहट भी ऐसे हो रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। अब आपने किसी एंगल पे मारा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अलोंग वाला लॉन्गिट्यूडनल देगा, परपेंडिकुलर वाला ट्रांसवर्स। अब इसमें दोनों पैदा होंगे। नहीं आ पा रही बात समझ में, चलिए साहब अच्छी बात है। और कुछ है इसके पास, क्वेश्चन भी लाया भाई। मैकेनिकल वेव इन गैसियस मीडियम आर, बताओ गैसेस में कौन होंगी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको लिख लो। लॉन्गिट्यूडनल ही हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव तो गैसेस में जा ही नहीं सकती। कारण बताइए, गैसेस के पास शेयरिंग स्ट्रेस झेलने की क्षमता नहीं होती, टेंजेंशियल फोर्स देने की ताकत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही गैस में जा सकती है। साउंड वेव जा सकती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, दिमाग में बार बार बैठा लो, पूरे चैप्टर में ये आएगा। साउंड वेव, साउंड वेव, साउंड वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। भोंदू नहीं बने, सीख कर जाएं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, नहीं बोले हैं, याद होना चाहिए। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी जगह ट्रेवल कर सकती है। जबकि वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग किसका उदाहरण है, ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, देख लीजिए। तो अच्छा सवाल है। मैकेनिकल वेव इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम में, गैसियस मीडियम में सिर्फ कौन सी जा सकती है बताइए, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अच्छा प्रश्न है, कंसेप्चुअल, उत्तर भी लिखा हुआ है। अ वेव मूविंग गैस मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल एंड नॉट ट्रांसवर्स, नॉट ट्रांसवर्स। इसने बढ़िया नहीं लिखा, क्यों नहीं ट्रांसवर्स हो सकती,
क्योंकि गैसेस के पास शेयरिंग स्ट्रेस देने की ताकत नहीं होती। सही बात है। बढ़े आगे, जल्दी आओ। आज काफी सुनने का था, मैंने आपको पहले बताया। आज एक केवल एक वेव की एक जानकारी है, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जबकि वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करता है। डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहे हैं। ये सारी बातें समझने की है। चलो खत्म, अब अपन पढ़ लेते हैं। लिखें, अपन ने कुछ लिख लिया था क्या पहले? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। चलो अब अपन पढ़ लेते हैं। इसका कंटेंट खत्म हो गया, अपने पास है अभी। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब ये अगले 15-20 मिनट बड़े खतरनाक जाएंगे, है ना? तो एकदम सांस थाम कर समझ लीजिएगा। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए घर पे मौसमी जूस पीकर, बादाम खाकर फिर से समझिएगा। फालतू बात नहीं करने हैं, हर बार रोने चढ़िया चालू हो जाते। सर सर पैसे नहीं है सर। रोया मत करो हर बात पर। हाँ, तो निगाह मेरी सैलरी पे रखा कर। हाँ, ऐसे नहीं है कि गुप्ता जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, वो तो कहाँ गया। हाँ, चलो चलो बस लिखें। तो एक वेव है जो एक्स दिशा में जा रही है। अब ये वाला जो पार्टिकल है टी बराबर एक्स बराबर 0 पर जो राम खड़ा है। अब सुनना, बातें अब थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से बच्चा थोड़ा भागता है, तो अगर आपने समझ लिया तो आपको मजा आ जाएगा कि यार वो क्वेश्चन डिराइव कैसे हुई है। सुनना, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें वेरिएबल 3 है, टी, एक्स, वाई। पर अगर आपने फील कर लिया तो इसे तगड़ा समझ में आ जाएगा। चलो अब देखना, यहाँ राम है और ये क्या कर रहा है, पार्टिकल अपने एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एसएचएम। एक्स बराबर 0 पे खड़ा है और ये लगातार क्या कर रहा है साहब? एसएचएम कर रहा है। ये डिस्टर्बेंस है इसका, प्लस ए माइनस। क्या बात मानते हैं क्या? ठीक है साहब। इसकी एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? हाँ यार, हाँ यार। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, और मान लो इनिशियल फेज भी है कुछ, तो प्लस फाइव नॉट। ये किसकी इक्वेशन है बताओ? किसकी? एक्स बराबर 0 पर जो राम खड़ा है, और इसको एक्स ना लिखकर वाई लिखो, क्योंकि वो तो वाई दिशा में एसएचएम कर रहा है। अब हर बात समझो, वाई क्यों लिखा है, एक्स 0 क्या है, नहीं तो सब ऊट पटांग हो जाएगा। इसलिए रिलैक्स करिए, कल यहीं से वापस पढ़ाऊंगा। बोलना सीखिए। ये एक्स एक्सेस है, अलग अलग जगह बहुत सारे पार्टिकल खड़े हैं। 10 कण, 10 रस्सी के कण, या 10 लोग खड़े हैं लाइन से। एक्स बराबर 0 पे कौन है? राम। राम क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। ये देखिए राम की इक्वेशन। कौन सी दिशा में एसएचएम कर रहा है? वाई। कहां खड़ा है? एक्स बराबर 0 पे। 10 लोग खड़े हैं, राम, मोहन, श्याम। राम खड़ा है एक्स बराबर 0 पे। राम को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। राम तो लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर रहा है? एसएचएम। ए ऊपर ए नीचे, ए ऊपर ए नीचे। बोलिए क्या ये बात ठीक है? अब जरा सुनना, वेव क्या था? वेव क्या है? वेव है प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। मैंने इसको बोला आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, इस क्लास के बाद परवेश सर की क्लास नहीं है आज, परवेश सर बाहर गए हुए हैं, तो आज छुट्टी है। तो भाई ये क्या कहेगा? ये आगे वाले को कहेगा आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। तो जो मैंने यहाँ 7 बजे बोला था आज छुट्टी है, क्या वो तुरंत 7 बजे वहां पहुंच गया क्या? समझ इस बात को, क्योंकि डिस्टरबेंस तो किसी स्पीड से ट्रेवल करता है ना। वही स्पीड तो क्या है? वेव वेलोसिटी। पटाखा काफी दूर फूटा, आपको दिख तो रहा है,
तुरंत आवाज कहाँ आती है भाई? कुछ समय बाद आती है। कारण क्या है? वो धमाका 330 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ तो तेरे पास आएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनना। मैं जो यहां डिस्टरबेंस कर रहा हूं वो वहां तक पहुंचने में कुछ समय ले रहा है या नहीं ले रहा है? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स दूरी पर एक बंटी खड़ा है। एक्स दूरी पर ये बंटी खड़ा है। बंटी की लोकेशन बताओ। एक्स दूरी पर खड़ा है। बोलो हाँ है क्या? ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूं वो बड़े कठिन शब्द है, देखना। बंटी खड़ा है एक्स दूरी पर, उसका वाई दिशा में जो वाइब्रेशन है उसका समीकरण लिख रहा हूं। ये क्या लिख दिया सर? बंटी, देखो एक्स तो क्या बता रही है उसकी लोकेशन, वाई क्या बता रहा है उसका, वाई दिशा में क्या करेगा वो एसएचएम किसी टाइम टी पर। इसके पास वही डिस्टरबेंस है जो x बराबर 0 पे राम के पास था, पर x/v समय पहले। अब सुनना इस बात को, 5 बार बोलूंगा तब समझ में आएगा। बताओ वेव कितनी स्पीड से जा रही है? माना वेव स्पीड है v, पता है क्या? इसको यहां से यहां तक डिस्टरबेंस पहुंचने में समय, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दूरी x, स्पीड v। ठीक है। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं और बात समझते हैं। ऊपर आजा, तू भी ऊपर आजा, वहां खड़ा हो जा। हाँ तू यहाँ खड़ा रहे, बस थोड़ा दूर रहे। ठीक है। ये तो है अपना राम, वो है बंटी। ठीक है। ये डिस्टरबेंस अपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सुनना। डिस्टरबेंस अपन कर रहे हैं, यही तो डिस्टरबेंस आगे से आगे जा रहा है, मानते हो? ठीक है। माना डिस्टरबेंस को यहां से यहां पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट। सुनना, तो मैं क्या कर रहा हूं, बंटी के पास गया, बंटी को क्या कह रहा हूं, बंटी तेरे पास जो अभी धक्का है ना 7 बजे, अभी जो तेरे पास धक्का है कितने बजे, वो धक्का 2 मिनट पहले सेम धक्का राम ने भी महसूस किया था। बात समझना, 3 बार सुनना तब समझ में आएगी। राम धक्का पैदा कर रहा है, बोले तो इस तरह से वाइब्रेशन। या अपन स्कूल में असेंबली के पास होते थे, याद करो, धक्का देते थे भाई साहब, है ना? आगे से आगे डिस्टर्बेंस ही तो जाता था, अपन तो वहीं रहते थे। उसमें एक टाइमिंग और होती थी, जिस समय आप धक्का दे रहे हो उस समय ये बोलना पड़ता था, पीछे से कौन धक्का दे रहा है। नहीं तो क्या, उससे क्या होगा, आगे वाले को तो लग जाएगा धक्का पीछे से आ रहा है। तो ये बड़ी टाइमिंग होती थी, जिस समय आप धक्का दे रहे हो उस समय कौन धक्का दे रहा है पीछे से, तो वो क्या आगे वाला आप पे तो शक नहीं करेगा। तो वो जो धक्का है वो वेव ही तो है। आपने जो धक्का दिया, क्या सबसे पहले नंबर पे तुरंत पहुंच गया क्या? आगे से आगे ट्रांसफर हुआ ना भाई। अब सुनना इसी बात को, मान लो इसको यहां तक पहुंचने में 2 मिनट लगे, जो कि यहां किससे दिखाई दिया है, x/v से। सुनना हम क्या बोल रहा हूं दूसरी बार। अभी मैं इसके पास खड़ा हूं, 7 बजे हैं, मैं कह रहा हूं यार बंटी तेरे पास वही धक्का है जो 2 मिनट पहले राम के पास था। तीसरे तरह से समझो, मैंने इसको बोला आज छुट्टी है, यही वाक्य तो आगे आगे जा रहा है। 2 मिनट बाद वो वाक्य वो बोल रहा है आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। तो मैं कह रहा हूं जो तू अभी शब्द बोल रहा है ना, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले पहले बच्चे ने भी बोले थे। देख ये समीकरण कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। एक्स दूरी पर, बता कौन खड़ा है एक्स दूरी पर, बंटी। बंटी तेरे पास वही डिस्टरबेंस है, वही जो x बराबर 0 पे खड़े राम के पास था। कितने समय पहले, पहले देख घटाया, कितने समय पहले, x/v। अगर तेरी घड़ी में यहां 7 बजे हैं तो उसके पास वही धक्का 7 - 2 मिनट पहले था। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? इस बात को महसूस करिए, बैठो दोनों बैठो, इस बात को समझो कि जो x बराबर 0 पर डिस्टरबेंस है, वही तो डिस्टरबेंस आगे 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 जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। x दूरी पे कोई आदमी खड़ा है, तो क्या धक्का तुरंत पहुंचेगा या कुछ समय लगेगा? कितना समय लगेगा?
माना ये 3 मिनट है या 2 मिनट है, तो मैं बोल रहा हूं वो वाक्य समझना। जब ये धक्का यहाँ 7 बजे पहुंचा, मान लो 7 बजे पहुंचा, तो मैं क्या बंटी को ये बोल सकता हूँ, बंटी तेरे पास जो अभी धक्का है ना 7 बजे, ये 2 मिनट पहले 6:58 पर किसने दिया था? बोल हाँ है ना, बोल हाँ है ना। ये देख बंटी तेरे पास वही धक्का है, एक्स दूरी पे बंटी तेरे पास वही धक्का है, वही मतलब बराबर जो किसके पास था, एक्स बराबर 0 पे खड़े के पास था, कितने समय पहले? एक्स बाई वी समय। अभी तेरी घड़ी में टी है तो उस समय टी माइनस एक्स बाई वी रहा होगा। बोलो नहीं आ रहा, बोलो नहीं आ रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें वेरिएबल समझ में आ रहे हैं? वाई मतलब डिस्टरबेंस, वाई का डिस्टरबेंस एक्स दूरी वाले पर किसी समय पर टी पर, वो वही है जो डिस्टरबेंस एक्स बराबर 0 पे खड़े राम के पास था एक्स वाई वी समय पहले। नहीं आया, नहीं आया। क्या ये बात ओके है? पहले इस बात को लिख लो, जो जो लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा छाप लो। यही बात समझने की भाई, यहाँ जान लगती है। ये आपने अगर डिलीवरी कर दी, समझा दी, फिर वेव एकदम ऐसे सही हो जाती है, सेट। बाकी तो इक्वेशन तो रटना तो बहुत आसान है भाई, और ये बात समझनी कितनी जबरदस्त है कि अभी तेरे पास वही डिस्टरबेंस है, वही डिस्टरबेंस है, तू वही शब्द सुन रहा है जो एक्स वाई वी समय पहले राम ने सुने थे। मैं गिनती गा रहा हूं, 1 2 3, फिर आप मेरे पास वाला गा रहा है 1 2 3, फिर आगे वाला 1 2 3। तो अब 10 मिनट बाद जो 1 2 3 गा रहा है ना, वो कहेगा अरे यार 10 मिनट पहले 1 2 3 गुप्ता जी ने भी गाई थी, जो एक्स बराबर 0 पे खड़े थे। अरे कुछ तो बोलो, सब ऊपर से जा रहा है तुम्हारे आज। फटाफट आओ। तो ये कंक्लूजन है अब जो लिखा रहा हूं, कि अगर तुम्हें, अब जैसे मान लो अपन सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में तो वही है, सिंपल हार्मोनिक वेव। अब आप देखना आपने क्या किया, टी की जगह क्या डाल दिया, टी माइनस एक्स बाई वी। देखिए इक्वेशन है, टी की जगह क्या डाल दे, टी माइनस एक्स बाई वी। तो बता क्या आ जाएगी इक्वेशन, बताओ क्या आ जाएगी? ए साइन ओमेगा टी, नहीं टी नहीं, टी माइनस एक्स बाई वी। पढ़ो इसको, क्या है, एक्स दूरी पर खड़े बंटी का वाई दिशा का डिस्प्लेसमेंट वही है जो राम का था, पर कितने समय पहले? तो आपने इस इक्वेशन में चेंज कर दिया, टी की जगह क्या डाल दिया, टी माइनस एक्स बाई। अब देखो यही इक्वेशन है जो तुम्हें रटी पड़ी है सालों से, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब ओमेगा बाई वी क्या होता है सोचो, ओमेगा बाई वी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ और वी होता है एफ लेमडा। एफ से एफ कट गया, 2 पाई बाय लेमडा, जो कि क्या होता है, के। ये तुम्हारी पॉपुलर इक्वेशन आ गई, जिससे तुम्हारा बढ़िया जीवन आगे कटेगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। देख लो, जान निकल गई है तुम्हारी। कल वापस कल वापस समझाऊं, कल वापस समझाऊंगा पूरे मन से, इतनी ऊर्जा लगा के वापस। अफवाह फैला दी इसने, कल छुट्टी है। ये क्या किया ये समझ में आया, टी हटाया और टी की जगह एक्स बाई वी लगा दिया। तो अब पता है क्या है,
ये भाई साहब इतनी खतरनाक है, आप अभी इस इक्वेशन से बात नहीं कर पा रहे हो, हम तो बात कर चुके हैं ना सालों साल। तो हमें तो क्या है, इसकी रग रग से वाकिफ है हम, कि कब क्या करता है देखना। ये कौन है पता है भाई साहब? 10 बच्चे लाइन से खड़े हैं, 10 बच्चे। आप किसी का भी बता सकते हो क्या कर रहा है, कैसे? जैसे 10 बच्चे यहाँ खड़े कर दिए अपन ने, 3 मीटर पर मोहन खड़ा है, तो सोचो 3 मीटर मतलब एक्स की जगह क्या रख दिया, 3। और वो 10:02 पे क्या कर रहा है, टी भी पता चल गया। अब आप सोचिए, उसका आपको क्या पता चल जाएगा, उस समय उसकी पोजीशन कहाँ है, a/2 पर है, -a/2 पर है, +a/3 पर है। इस समीकरण से आप पूरे पार्टिकल की पूरा एक्सरे निकाल सकते हो। आप इस गंभीरता को समझो कि यार ये समीकरण कितना जबरदस्त है। मेरे पास यहां लाइन से ये सब खड़े हैं, ये देखिए आप। अब मुझे मुझे ये तो पता है कि ये एसएचएम कर रहा है, पर यार एसएचएम करते समय पोजीशन अलग हो सकती है ना, कभी a/2 पे होगा, फिर a/√2 पे होगा, फिर a पर होगा, फिर -a पे होगा। तुम ये भी बता सकते हो कहां होगा, कैसे बताओ? पहले इसको लोकेट करना है, तो क्या लोग पहले क्या फिक्स करोगे, एक्स फिक्स हो गया, फिर टाइम फिक्स करोगे, टाइम फिक्स हो गया। अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी परफेक्ट, माना वो आई +a/2, तो तुम कहोगे उस समय वो कहां है, a/2 पर ऊपर। अच्छा होगा तो ऊपर नीचे ही, क्यों ऊपर नीचे क्यों होगा, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, आगे पीछे थोड़ा जाएगा। होगा तो वो ऊपर नीचे ही, +a से -a के बीच में ही लाई करेगा। कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में? पक्का? चलो बढ़े आगे, लिखो आगे। अच्छा, ये भी जरूरी है कि पार्टिकल्स क्या हो, आइडेंटिकल हो। अगर हम बात कर रहे हैं, कारण क्या है उसका, भाई आप जो धक्का दे रहे हो वो धक्का कांस्टेंट स्पीड से आगे जाना चाहिए। मान लो बीच में एक मोटा आदमी खड़ा है, तो उसको लग रहा है हवा चल रही है, तो धक्का देगा ही नहीं ना भाई। सोचो सब एक जैसे होंगे, तभी तो वो धक्का आगे से आगे पास होगा। बीच में वो खड़ा है, मान लो एक मोटा आदमी जियान खड़ा है, अब भाई साहब धक्का पीछे से आ रहा है, अरे हवा तेज चल रही है क्या आज, तो भाई वेव खत्म हो गई ना, वेव आगे ट्रांसफर होगी ही नहीं। क्या ये बात भी सही है क्या? चलिए, तो अपन आगे इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल इस इक्वेशन पे बात करेंगे और आधा घंटा, फिर धीरे सवाल करेंगे। आज वेव का इंट्रोडक्शन था।